Hi students, today we will be discussing a chapter from ICSE 10th Biology. The chapter is Circulatory System. बहुत ही important chapter है. काफी सारे diagrammatic और one word type के questions इससे आ सकते हैं. तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं चैप्टर को. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बॉडी में कौन से फ्लूइड्स पाए जाते हैं. तो पहला फ्लूइड जो है वो है ब्लड. सबको मालूम है ब्लड हार्ट में पाया जाता है, आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में. अगर हम बात करते हैं टिश्यू फ्लूइड की, तो कुछ ब्लड वेसल्स से लीक कर जाता है और टिश्यूज के चारों तरफ फैल जाता है. दैट पर्टिकुलर ब्लड इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड. जब वही टिश्यू फ्लूइड वापस रीअब्सॉर्ब होता है तो वो स्पेशल वेसल्स, जिनको हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं, उनमें रीअब्सॉर्ब होता है और उसको हम कहेंगे लिम्फ. अब ब्लड के बारे में थोड़ी और जानकारी पढ़ते हैं. ब्लड अगर तो हम आर्टरीज से निकालें तो ये ब्राइट रेड कलर का होगा. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड होता है. और वहीं पे अगर हम ब्लड को वेन्स से निकालें तो ये डार्क रेड कलर का होगा. क्यों? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड होगा, मतलब इसकी सारी ऑक्सीजन बॉडी में यूज हो चुकी होगी. एक एवरेज एडल्ट बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड आता है और ब्लड का पीएच 7.3 से लेकर 7.45 तक ही मेंटेन होता है. मतलब स्लाइटली बेसिक होता है ब्लड, अल्कलाइन होता है. और ये पीएच अगर वेरी कर जाएगा इससे ज्यादा तो ये जानलेवा साबित होगा. अब अगर हम ब्लड के बारे में और देखें तो ब्लड हमारा दो तरीके के कंपोनेंट्स कंटेन करता है. एक लिक्विड कंपोनेंट जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और सॉलिड कंपोनेंट जिनमें 3 प्रकार के सेल्स आते हैं, जो कि आरबीसीज है जिनको एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, डब्ल्यूबीसीज है जिसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं. तो ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट है प्लाज्मा. अब प्लाज्मा के बारे में थोड़ी और जानकारी कि प्लाज्मा येलो कलर का फ्लूइड होता है जो 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम को कंटेन करता है. मतलब अगर पूरी बॉडी में 100% ब्लड माना जाए तो 100% में से 55% ब्लड प्लाज्मा है. और उसमें से भी प्लाज्मा के अंदर बहुत कुछ है जिसमें 90 to 92% वाटर होता है, 1 to 2% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं और 7 to 8% इसमें ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं. यहां ये चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. एक तो कलर इंपॉर्टेंट था और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है आईसीएसई बोर्ड के लिहाज से, वो ये है कि इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन. ये प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी है. अगर ये प्रोटीन ब्लड में नहीं होगी या प्लाज्मा में नहीं होगी तो उसको कहेंगे सीरम, और ऐसा ब्लड फिर क्लॉट नहीं करेगा. अगर ब्लड के फंक्शंस की बात करी जाए तो ब्लड बॉडी में सभी कुछ को सर्कुलेट करता है. जैसे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ब्लड के जरिए होता है, फूड ट्रांसपोर्ट ब्लड के जरिए होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी में आएंगे ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होंगे पूरी बॉडी में, जितना वेस्ट बॉडी बनाती है सब ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होगा. और बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है. आप टेम्परेचर थर्मोमीटर भले मुंह में लगाएं या आर्मपिट में लगाएं, दोनों ही जगह लगभग एक साथ टेम्परेचर आएगा. इसका एक ही कारण है कि ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में वो इस टेम्परेचर को मेंटेन करता है. इसको हम बायोलॉजिकल भाषा में होम्योस्टेसिस यानी कि स्टडी स्टेट कहते हैं. थ्रू आउट द बॉडी पूरी एक रूपता बनी रहती है. इससे पहले कि आगे और कुछ जाने, यहाँ कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी है जो बायोलॉजी में कभी भी आईसीएससी में आपको डिफाइन द फॉलोइंग या राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग के रूप में तंग कर सकती है. तो उसमें कुछ टर्म्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं. जैसे पहला है हेमोपोएसिस. हेमोपोएसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. जब बॉडी में ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं तो उसको टर्म करते हैं, हम टर्म देते हैं हेमोपोएसिस. और ऐसे ही ब्लड सेल्स जब टूट रहे हों तो हम कहते हैं हेमोलाइसिस. हेमो मीन्स ब्लड से जुड़ा है और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन. सिमिलरली पॉलीसाइथीमिया. पॉली बहुत सारे, साइथीमिया सेल्स हैं. जब आरबीसीज
की संख्या बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसको कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, और अगर आरबीसी की संख्या बहुत कम हो जाए तो उसको कहते हैं इरिथ्रोपीनिया। सिमिलरली डब्ल्यूबीसी का कैंसर यानी कि एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए डब्ल्यूबीसी का तो वो कहलाता है ल्यूकेमिया, और डब्ल्यूबीसी की मात्रा हद से ज्यादा कम हो जाए बॉडी में तो वो कहलाता है ल्यूकोपीनिया। अब तीनों प्रकार के ब्लड सेल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, इसलिए एक एक पॉइंट बड़े गौर से सुने और समझें और याद करें। इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी की बात करते हैं तो ये ए न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं बॉडी के। ए न्यूक्लिएटेड मतलब इन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये लिविंग सेल्स हैं लेकिन विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस के अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी गायब होता है। ये तीनों चीजों के एब्सेंस का इस सेल को बहुत फायदा पहुंचता है। क्या फायदा है? न्यूक्लियस न होने से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसकी जो शेप है वो बाइकनकेव डिस्क शेप हो जाती है, जिससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से ये ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया ना होने से क्या फायदा है? माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, मतलब ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी बनाता है। अब इस सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो ये क्या करते हैं, जितनी भी ऑक्सीजन इन्होंने एब्जॉर्ब करी है वो सारी की सारी आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते चले जाते हैं, खुद के लिए ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के न होने से ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी भी सेल का सपोर्टिव फ्रेमवर्क होता है, यहां पे वो है नहीं, तो जब सपोर्टिव फ्रेमवर्क नहीं होगा तो इन सेल्स की फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन बढ़ जाता है, और ये इजीली कैपिलरीज के अंदर ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनके अंदर मूव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाई जाती है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो नाम बना है ये दो चीजों से जुड़ के बना है। एक आयरन का ग्रुप होता है जिसको हम हीम कहते हैं, HAEME, और एक प्रोटीन होती है जिसको हम ग्लोबुलिन या ग्लोबिन कहते हैं, तो उसको जोड़ के नाम बना है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में खासियत है कि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाती है, और उसके जरिए बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरे जो सेल्स हैं यहां पे वो है ल्यूकोसाइट्स, WBCs। ये अमीबॉइड सेल्स के नाम से फेमस है। अमीबॉइड सेल्स मतलब जैसे अमीबा की कोई शेप नहीं होती है, वो अपनी शेप चेंज कर सकता है, अपनी बॉडी को स्क्वीज करके इधर उधर कहीं भी मूव कर सकता है। सिमिलरली ये सेल्स भी अपनी बॉडी को, अपनी शेप को चेंज करके, स्क्वीज करके इधर उधर कैपिलरीज में इजीली मूव कर सकते हैं। और जिस प्रोसेस से ये कैपिलरीज में अपनी बॉडी को स्क्वीज करके मूव करते हैं, उस प्रोसेस को टर्म दिया गया है डायापेडेसिस। The movement of WBCs in the capillaries is known as diapedesis. क्यों मूव कर रहे हैं? ये मूव इसलिए कर रहे होते हैं कि जिन्हें वहां पहुंचना है जहां ये जर्म्स से लड़ सके। इनका मेन काम है दे फाइट अगेंस्ट जर्म्स, दे एनगल्फ बैक्टीरिया। और जर्म्स से लड़ने की इस प्रोसेस को, जिसके द्वारा ये जर्म्स को खा जाते हैं, एनगल्फ कर जाते हैं, उस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। डेफिनेशंस के रूप में ये बोर्ड में बहुत ही कॉमन है, कभी भी पूछी जा सकती है। हाँ, यहाँ पे WBCs को दो मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा है एग्रैनुलोसाइट्स। तो एक मोटे मोटे तौर पे इस पे निगाह मार लेते हैं कि ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं। देखिए, हर सेल के अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको हम ग्रैन्यूल्स कहते हैं, जो मेनली फूड स्टोर करते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट स्टोर करते हैं।
तो जिन सेल्स में WBCs में ये पाए जाते हैं ग्रेन्यूल्स, वो ग्रेनुलोसाइट्स कहलाएंगे, और जिनके साइटोप्लाज्म में ये ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे वो एग्रेनुलोसाइट्स कहलाएंगे। तो ग्रेनुलोसाइट्स 3 मेजर कैटेगरीज में बटे हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स या इजनोफिल्स कह सकते हैं। तो जैसा कि आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, न्यूट्रोफिल्स 50 to 70% ऑफ टोटल WBCs, जितने भी WBCs हमारी बॉडी में हैं उनमें से 50 से 70% WBCs न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इनको पहचानेंगे कैसे? इनके सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो 5 से 6 लोब्स वाला होगा, 5 to 6 लोब्स होंगी उसकी, और वो फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, मतलब कि जर्म्स को खा जाते हैं। बेसोफिल्स की बात करते हैं। बेसोफिल्स सिर्फ 0.5% पाए जाते हैं टोटल WBCs के। इनमें न्यूक्लियस इनडिस्टिंक्टली लोब्ड होगा, मतलब न्यूक्लियस की लोब्स पता नहीं चलेंगी, और इनका मेन काम है हिस्टामिन जैसा केमिकल सिक्रीट करना जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। डायलेट मतलब एक्सपेंड करता है, और जब ब्लड वेसल्स एक्सपेंड हो जाएंगी तो ब्लड सेल्स की मूवमेंट ब्लड कैपिलरीज में या ब्लड वेसल्स में आसान हो जाती है। बात करते हैं एसिडोफिल्स या इजनोफिल्स की। ये 1 से 4% टोटल WBCs के पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस इनका बाइलोब्ड, मतलब 2 लोब्स होती हैं उसके अंदर, और इनका काम है एंटीटॉक्सिन्स बनाना। एंटीटॉक्सिन्स, जैसे कोई जर्म हमारी बॉडी में जब घुसता है तो वो क्या करता है, वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में रिलीज करता है, तो ये एंटीटॉक्सिन्स उसको न्यूट्रलाइज करती हैं, उस पॉइजनस सब्सटेंस को। अगर एग्रेनुलोसाइट्स की बात करी जाए तो यहाँ लिम्फोसाइट्स हैं पहले। लिम्फोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्यों? 25% के करीब WBCs लिम्फोसाइट्स होते हैं, और इनका मेजर काम है एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना। बॉडी में जितनी भी एंटीबॉडीज बनेंगी जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, दे आर फाउंड बाय लिम्फोसाइट्स। और इनको पहचानेंगे कैसे? इनका न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, लार्ज डेंट लाइक डिप्रेशन, उसके एक तरफ ऐसा लगेगा ये डेंट पड़ा हुआ है, तो ये आपकी इसकी पहचान है लिम्फोसाइट्स की। मोनोसाइट्स की बात करें अगर, तो मोनोसाइट्स 3 से 8% पाए जा सकते हैं WBCs, टोटल WBCs के, और इनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही लार्ज यू शेप्ड या किडनी शेप्ड पाया जाता है, और इनका काम भी है फेगोसाइटोसिस करना, यानी कि जर्म्स को खा जाना। कुछ और क्वेश्चंस वन वर्ड के रूप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि ये सेल्स कहाँ बनते हैं, ओरिजिन कहाँ होते हैं, इनकी डेथ कहाँ होती है, इनकी शेप कैसी है, एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है, फंक्शन तो अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो पहली चीज जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो है RBCs के बारे में, इनकी ओरिजिन कहाँ होती है। तो एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो मतलब जब बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ, एम्ब्रियो के रूप में ही है वो, तो उस समय ये लिवर और स्प्लीन में डेवलप होते हैं, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो एडल्टहुड में ये बोन मैरो में पाए जाते हैं, यानी कि बनते हैं। शेप की बात करें, इनकी शेप पहले भी डिस्कस कर चुका हूं RBCs की, न्यूक्लियस के ना होने के कारण बाई कनकेव डिस्क शेप हो जाती है। एवरेज लाइफ इनकी 120 डेज है, ये बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। डेथ, इनकी डेथ जो होती है वो होती है लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो में, और इनका मेजर काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में। दूसरे नंबर पे आते हैं WBCs। तो WBCs मेनली लिम्फ नोड्स में बनते हैं, और कभी कभार ये लिवर और स्प्लीन में भी बन जाते हैं। शेप स्फेरिकल है मेजर तौर पे देखी जाए तो, और एवरेज लाइफ 2 to 3 वीक्स पाई जाएगी। लिवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में ही इनकी भी डेथ होती है। और फंक्शन की बात करें तो ये जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं, यानी कि ये फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। लास्ट आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये बोन मैरो के कुछ बड़े सेल्स में पाए जाते हैं, यानी कि मेगा कैरियोट्स में, और इनकी शेप या तो ओवल होगी या राउंड होगी, और इनका एवरेज लाइफ स्पैन 3 से 5 डेज का है, और ये इनकी डेथ जो है वो मेजॉरिटी में स्प्लीन में होती है। इनका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग को इनिशिएट करते हैं,
ब्लड क्लॉटिंग जैसे ही हमारी बॉडी में कहीं चोट लगती है, आपने देखा होगा थोड़ी देर में ब्लड जमने लग जाता है, तो वो जो इनिशिएशन है, वो स्टार्टिंग जो होनी है बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग की, वो प्लेटलेट्स के जरिए ही होती है। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं, और ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड क्या डिसीजेस होती हैं, और आगे उसके आगे हार्ट के बारे में भी पढ़ाया जाएगा और ब्लड वेसल्स के बारे में भी। तो फॉर बीइंग अपडेटेड, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।